मानसून से 1000 करोड़ की क्षति का आकलन। 78 लोगों की अब तक हुई है मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्र से मांगेंगे मदद। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरी हुंकार। कहा, बागेश्वर में कोई भी मुकाबले में नहीं, उपचुनाव में बीजेपी को मिलेगी भारी मतों से जीत। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव के लिए कसी कमर। प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के पक्ष में करेंगे प्रचार। जाखन गांव में लगातार हो रहा भूधसाव। 10 मकान मलबे के ढेर में हुए तब्दील। दहशत के साए में जीवन जीने को मजबूर लोग। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम दून समेत 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हुआ आपके साथ हारिस। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है। अब तक विभिन्न औद्योगिक समूह के लिए 22,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। इसी के संबंध में उद्योग समूह के लोगों के साथ दिल्ली में मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक संगठनों से भी चर्चा की जाएगी जो निवेशकों के उद्योग के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने इंडस्ट्री, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो और सौर ऊर्जा आदि विभागों की नीति में कई संशोधन किए हैं। निवेशकों के लिए निवेश को जो भी सबसे सरल रास्ता हो सकता है वो अपनाया गया है। इसमें उद्योग समूह के सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने तय किया है कि निवेश के जो प्रस्ताव मिल चुके हैं उन्हें मुख्य कार्यक्रम से पहले धरातल पर उतारा जाएगा। जिस प्रकार से प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। अभी तक क्योंकि पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू और लेकिन उससे पहले इस बार ये ज़रूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोई भी मुकाबले में नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव असमय ही आ गया है। चंद्रराम दास जनता के आशीर्वाद से वहां से लगातार 4 बार निर्वाचित हुए थे। उन्होंने उस क्षेत्र में दास बन करके हमेशा जनता की सेवा की। उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व था। बागेश्वर में काफ़ी विकास कार्यों को स्वर्गीय चंद्रराम दास ने धरातल पर उतारा है। उनके समय के कुछ काम ऐसे भी थे जो भविष्य के लिए प्रस्तावित थे। सरकार बागेश्वर क्षेत्र में इन कामों को प्राथमिकता से पूरा करेगी। उन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए जो भी संकल्प लिए थे, अब उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि अनेकों दूसरे दलों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहां मुकाबले जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि लोग विकास के लिए वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेंगे। एक छोटी सी बात, बहुत ही सज्जन महिला हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने
उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोतियाल समेत पार्टी के सभी विधायक सम्मिलित हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुनीता प्रकाश ने बताया कि जल्दी सभी स्टार प्रचारक बागेश्वर में प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बागेश्वर की जनता भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। जानकारी के अनुसार बागेश्वर में 1,18,225 मतदाता हैं। इनमें से 60,045 पुरुष हैं और 58,180 महिला वोटर हैं। वहीं सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो है कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उसमें हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं और बड़े शीर्ष नेता हैं उनकी सूची के साथ साथ हमारे जो है प्रभारी देवेंद्र यादव जी, कर्ण महाराज जी, यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी और सभी विधायकगण, सबको उसमें सम्मिलित किया गया है। अब सारे के सारे हमारे नेता जो हैं बागेश्वर में जा रहे हैं ताकि हम विजय हासिल कर सकें और हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता सब एकजुट होकर के वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता हमें ही आशीर्वाद देगी। वहीं विकास नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3 महीनों में यह 5वां वाकया है जिसमें सांप्रदायिक रंग देकर के क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। दरअसल शनिवार देर शाम विकास नगर मुख्य बाजार में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर के फासले पर 2 पक्षों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और बात मार पिटाई तक आ गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में 2-3 लोग घायल हो गए। बता दें गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि इस मारपीट पे एक युवक द्वारा धारदार चीज से हमला करने का भी आरोप है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ को तितर पितर करने में और माहौल को शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो वहीं पर हंगामा कर रही भीड़ का आक्रोश यही शांत नहीं हुआ तो भीड़ तो एक बार फिर से जय श्री राम के नारे के साथ उपद्रव की मंशा से निकली और सड़क किनारे खड़ी फल, सब्जी व अन्य सामानों की ठेलियों को पलटती चली गई। देखिए करीबन 9 साढ़े 9 बजे अभी रात्रि में यहाँ पे बाजार चौकी में थोड़ी सी 2 पक्षों के बीच में बहसबाजी हो गई थी, बाद में उस पर मारपीट भी हुई है। तो इसमें हम पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उसके बाद जो भी घटनाक्रम रहा है, कुछ इसमें जो भी हुआ है उसमें हम तहरीर ले रहे हैं पक्षों से और इसमें हम बाकायदा हम पूरा मुकदमा दर्ज करेंगे और इसमें जो भी जिसकी भी इसमें शरारत या उसकी गलती आएगी सामने उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर के जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारी को काफी बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उक्रांत, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तो वहीं पर बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही। भाजपा ने इस चुनाव को फतेह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि वहीं पर कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। अब कांग्रेस भले ही जीत का दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस की जनसभा में कुर्सियां खाली दिख रही हैं और सोशल मीडिया पर बागेश्वर में कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है,
जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही हैं। वहीं इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। आज इसी मुद्दे पर देखें हमारी ये रिपोर्ट। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस की पूरी ताकत झोंकती है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को काफी बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उक्रांद, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों के नामांकन किया गया है। वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतेह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो गंभीरता से लड़ती है। इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं, ये सभी कह रहे हैं, प्रदेश की सभी जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी, लेकिन उसमें गंभीरता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही दिखाई देती है। हमने सबसे पहले अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया। हमने सबसे पहले अपने 188 बूथों पर बूथ पालक, अपने संयोजक, अपने शक्ति केंद्रों के संयोजक, प्रभारी नियुक्त किए। मंडलों पर हमने प्रभारी और काम बांटा है। सभी सांसद और विधायक उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो 40 हमारे स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में प्रमुखता से काम करना है, जिनकी वहाँ रैलियाँ होनी है, छोटी सभाएं होनी है, नुक्कड़ सभाएं होनी है, ऐसे सभी नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई, क्योंकि ये चुनाव आयोग के लिए आवश्यक होता है कि कौन कौन नेता आपके वहाँ चुनाव में रहने वाले हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। हम निश्चित रूप से हमारी भी कल सूची जारी हो गई है। 40 स्टार प्रचारक हमारे भी हैं। हमारे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, वर्तमान विधायकगण हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे लोग लगा के हमने 40 चारों फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, सबको स्टार प्रचारक हमने ही बनाया है और उसकी सूची हमने चुनाव आयोग में कल जमा कर दी है और हमारी सूची भी आपके सामने आ गई है और हम पूरे जोश खरोश के साथ बागेश्वर में कार्यकर्ता चुनाव को लड़ेगा। ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उतरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हम बागेश्वर सीट को जो है ओबीसी घोषित करवाना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी को इन्होंने ओबीसी सीट घोषित कर दिया है और प्रतापनगर को ओबीसी कर दिया है, क्योंकि बागेश्वर में अगर ओबीसी सीट घोषित होती है तो उसमें 27% आरक्षण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्हें सबको लाभ मिलेगा। तो आज इन लोगों को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है आरक्षण का। और सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये होगा रोजगार का, कि बागेश्वर में जो है मिनी सिडकुल बनाया जाए, जिससे लघु उद्योगों को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, तो लोगों को रोजगार का ज़्यादा महत्व मिलेगा। आपको बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। जानकारी के अनुसार बागेश्वर में 1,18,225 मतदाता हैं। इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिला वोटर हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है। सभी राजनीतिक दल बागेश्वर में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही हैं। वहीं इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। तो रैली का सैलाब देखा और जब मैं वहां पर गया था, हम सारी मंच बने, इनके साथ इनकी रैलियों में कुर्सियों की खाली संख्या हो, ये अपनी झिझक है। पहले के दृश्य को जो अभी हमारे मैं देख रहा हूँ उसको देख लीजिए, तो कुर्सियाँ खाली थी या भरी हुई थी। ये उनकी बौखलाहट है जो कह रहे हैं कि कुर्सियाँ खाली। तो यह है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेताओं का वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन अगर कुर्सियां खाली थी किसी ने दिखा दी तो उसमें सफाई देने की अवस्था क्या है? पूरा बागेश्वर की जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जनता उनके कार्यक्रम आ नहीं रही है, उतनी कुर्सियां लगाई क्यों जितने लोग ना हो। तो आखिरकार चाहे वो किसी माध्यम से सोशल मीडिया में आया है, असत्य तो है नहीं, सत्य को नकारना कांग्रेस का नेचर बन गया है। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बागेश्वर के अंदर में बुरी तरह हारने जा रही है।
कुल मिलाकर बागेश्वर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पर सवाल ये है कि क्या बागेश्वर की जनता एक बार फिर से बीजेपी को जीत का स्वाद चखाएगी या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के सहारे भाजपा को सबक सिखा पाएगी? क्या कांग्रेस राज्य के उपचुनाव के इतिहास को बदल पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर चंपावत से आपको बता दें, जहां पर नशा मुक्त अभियान 2025 के अंतर्गत एसपी चंपावत के निर्देशानुसार जनपद के ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से उगाई जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया है। पुलिस द्वारा ग्रामीण इलाकों में चेतावनी दी गई कि अगर अवैध भांग की खेती करते हुए कोई भी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें एक लक्ष्य दिया गया है कि 2025 तक पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, उस दिशा में हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं। उसमें बेसिकली हम लोग 3-4 तरह से उसमें काम कर रहे हैं। एक तो जो स्मगलर तस्कर है उनको पकड़ तक हमारा मेन उद्देश्य है, वो तो है ही है। इसके अलावा साथ साथ में जो बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग करना, उनको रिहैब सेंटर तक में भेजना, वो भी काम हम देख रहे हैं। हाल के दिनों में जनपद चंपावत में हमने ऑपरेशन क्रैकडाउन जो चला रखा है, उसमें इसी नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए इस साल में अभी तक हम लोग लगभग 11 केजी से अधिक चरस हमने इस बार पकड़ रखी है। इसके साथ साथ में लगभग 300 ग्राम के आसपास में स्मैक इसी साल में अभी तक चंपावत जिले में हमने अभी तक पकड़ी है। तो इस तरह से हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ में चूंकि अभी पहाड़ों में कहीं कहीं चोरी छिपे लोग भांग की खेती भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर पार्टी में और रीठा में हमने उसको काटी है। खबर सितारगंज से आपको बता दें, जहां पर सितारगंज केंद्रीय जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी अचानक फरार हो गया। जेल प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन फरार कैदी की तलाश में जुट गया है। जनपद पुलिस जंगल और वानों में सघन अभियान चलाए गए हुए। बता दें कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी सितारगंज के केंद्रीय जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंक करके फरार हो गया। जैसे ही मामलों की सूचना जेल प्रशासन को लगी, वैसे ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर जनपद पुलिस के थानों की पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। कैदी जेल भूमि पर काम करने के लिए गए थे, तभी से कैदी फरार चल रहा है। जेल विभाग से हमें मौखिक सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पे जो भी हुलिया हमें मिला है, हम उस हुलिये के बेस पे हम लोग सर्च करा रहे हैं। सारे बॉर्डर्स पे करा रहे हैं, जेल में भी कुछ हम जंगल के क्षेत्र में भी कॉम्बिंग करा रहे हैं और इसमें जैसी ही तहरीर आती है उसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई इसमें की जाएगी। उधम सिंह नगर से आपको बता दें, जहां पर नगर पुलिस ने पुलिस वॉलेंटियर्स सम्मेलन एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने में पुलिस वॉलेंटियर्स व जनसंवाद को संबोधित किया। इस दौरान पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। रुद्रपुर स्थित नगर निगम सभागार में पुलिस वॉलेंटियर सम्मेलन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने पहुंचे। रुद्रपुर में नगर निगम में जो है आज पूरा उधम सिंह नगर जिले के जो तमाम जो है सम्रान नागरिकगण, जो एनजीओज और जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को आज यहाँ रुद्रपुर बुलाया गया था। उनके साथ जनसंवाद किया गया। तो जो पुलिस से जुड़ी जो जनता की जो अपेक्षाएं होती है, समस्याएं होती है, जैसा यातायात है, साइबर क्राइम है, ड्रग्स नशे की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, विभिन्न समस्याएं जनता द्वारा उठाई गई है
और इसमें पुलिस जो है जल्द ही जो है इसमें बड़े लेवल पे कार्रवाई करने जा रही है। जैसे कि अब स्कूल बसेस आती है उसमें जो है महिला कंडक्टर होना हम लोग अनिवार्य करेंगे। इसके साथ ही स्कूल बस, ऑटो सभी इसमें जाली लगने का पुलिस पहले से ही करे आ रही, जो नहीं कर रहे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो है कुछ जो ऐसे गर्ल्स कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें भी जो है हम लोग गौरव दीदी स्कीम पुलिस लागू करें। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दून में शुक्रवार को डेंगू के 20 मरीज मिले हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में ही 1468 मरीजों की डेंगू जांच कराई गई, जो कि अब तक के सर्वाधिक है। वहीं पर 17 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। देहरादून जनपद में अब तक 286 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बढ़ते डेंगू के मामलों पर कहा कि संबंधित विभागों की समीक्षा की जा रही, जिलों कस्बों के बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है, व्यापक स्तर पर सैंपलिंग हो रही है, हॉस्पिटलों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, हमारे प्रदेश में लगातार सभी जितने रेकी विभाग की हम समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देहरादून जिले में 198 केस डेंगू का है और मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे 160 जो है डेंगू के मरीज ठीक होकर घर चले गए और अब धीरे धीरे हमारे सभी जिलों में भी, कस्बों में भी बहुत व्यापक स्तर पे छिड़काव भी हो रहा है, व्यापक स्तर पे जो है सैंपलिंग भी हो रही है। हमने हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और अभी 7 जिलों में डेंगू के मरीज जो है अभी एक भी नहीं है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।